बहुत समय पहले की बात है। मीरापुर नाम के गांव में एक गरीब किसान अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जो बंजर हो गई थी। फिर भी उसने दिन रात उस पर मेहनत की थी। एक दिन उसकी माँ बोली, बेटा राहुल, तेरे लिए मैंने जमींदार से बात कर ली है। वो तुझे अपने पास काम पर रख लेंगे। तू भी जाकर उनसे एक बार बात कर ले बेटा। अब हमारे बस की बात नहीं रही। कम से कम वहाँ रहकर तू अपना गुजारा तो कर पाएगा। मुझे तेरा बहुत ख्याल है राहुल, इसलिए यह कदम उठाया। जाकर बात कर ले, सब ठीक हो जाएगा। तुमने क्यों बात की माँ? वहां मैं नहीं जाऊंगा। हमारा खुद का खेत है तो हम दूसरों के पास क्यों काम करने जाएं? हम गरीब सही मगर खुददार हैं। हम अपनी मिट्टी में पले हैं, उसी में पसीना बहाएंगे। चाहे जितनी भी मुश्किल हो अम्मा, हम अपनी ही जमीन पर मेहनत करेंगे, किसी और की नौकरी नहीं करेंगे। अरे राहुल, उस बंजर जमीन में क्या उगाएगा तू? वो जमीन अब बिल्कुल बेकार हो गई है बेटा। ना उसमें नमी बची है ना जान। तू अपनी जिंदगी यूं ही जाया कर देगा। उस जमीन को संवारते संवारते मैं जानती हूँ तेरा हौसला बड़ा है, पर बेटा हौसले से पेट नहीं भरता। तू मेरी बात मान ले। वो जमींदार कम से कम तुझे रोज की रोटी तो देगा। अपनी जिद छोड़ दे बेटा। तू थक जाएगा पर वो जमीन कुछ नहीं देगी तुझे। अरे माँ, तुम बेकार में ही इतनी परेशान हो रही हो। देखना, एक दिन हम उसी जमीन से सोना निकालेंगे। सोना, यह जमीन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। राहुल बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वह एक आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति था, जिसे न हालातों से डर लगता था न ही लोगों की बातों से। हर दिन सूरज उगने से पहले ही वह उसी आत्मविश्वास के साथ उठता, अपने खेत की ओर बढ़ता जहां सिर्फ बंजर जमीन थी। उसे यकीन था कि एक दिन उसकी मिट्टी उसे जरूर जवाब देगी, सोने जैसी फसल बनकर। राहुल खेत में काम कर ही रहा कि तभी वहां पर एक आदमी आकर बोला, अरे राहुल भैया, आपको भी मानना पड़ेगा। आप फिर से इस बंजर जमीन पर मेहनत कर रहे हैं। अरे मोहन भैया, अब क्या करें, जमीन हमसे ज्यादा मेहनत करवा रही है। पर क्या करें, धरती तो माँ समान होती है। जैसा वह चाहे वैसा ही करना पड़ता है। कभी सख्त हो जाती है, कभी चुपचाप सब सह लेती है। कभी बीज को छुपा लेती है तो कभी उसे जीवन दे देती है। हम तो बस उसके बच्चे हैं जो उसके हर रंग को अपनाना जानते हैं। थक तो जाते हैं भैया, पर जब मिट्टी की खुशबू आती है ना, तो सारी थकान उतर जाती है। उम्मीद है ये माँ हमें खाली हाथ नहीं लौटाएगी। बस थोड़ा सब्र थोड़ा करना होगा। आप जैसा मूर्ख तो मैंने आज तक नहीं देखा भैया। क्या सोचते हो आप? दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और आप अब भी उसी बंजर जमीन से उम्मीद लगाए बैठे हैं। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। जब दोपहर को राहुल थक हार कर जब घर पहुंचता है तो देखता है कि माँ बुझे हुए चूल्हे के पास चुपचाप बैठी है। क्या हुआ माँ, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? खाना क्यों नहीं बनाया? क्या बात है? बेटा चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां नहीं है, इसीलिए चूल्हा नहीं जलाया, जिस कारण आज खाना भी नहीं बना। बस इतनी सी बात है माँ, मैं अभी जाकर लकड़ियाँ ले आता हूँ। राहुल लकड़ियां लाने जंगल चला जाता है। धूप तीखी थी, थकान पहले से ही बदन में समाई हुई थी, फिर भी उसके कदम रुकते नहीं है। जंगल में पहुंचकर वह इधर उधर देखता है, फिर एक सूखा पेड़ चुनता है और लकड़ियां काटने लगता है और सोचने लगा, पता नहीं कब किस्मत साथ देगी मेरी। इतनी खराब किस्मत भगवान ने मुझे ही क्यों दे दी। चलो लकड़ियां तो काट ली, अब देर नहीं करनी चाहिए। माँ इंतजार कर रही होंगी। राहुल लकड़ियां लेकर घर जाने लगता है। गठरी सर पर रखे तेज कदमों से बढ़ रहा था, लेकिन बहुत तेज धूप होने के कारण वह बहुत थक जाता है और उससे चला नहीं जाता। सर पर लकड़ी की भारी गठरी लेकर उसे अब चला नहीं जा रहा था। तभी उसे एक झोपड़ी दिखती, वह उसके बाहर जाकर बैठ जाता है। उसी समय झोपड़ी से एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर आता है और उससे कहता है, आजा बेटा, अंदर आजा। बाहर बहुत तेज धूप है, तू बीमार हो जाएगा। थोड़ी देर अंदर बैठकर आराम कर ले। राहुल उस व्यक्ति की बात सुनकर सोचता है, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ,
फिर अपने घर चला जाऊंगा। अभी तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा है शायद। थोड़ा आराम कर लूंगा तो लकड़ियों को उठा के आराम से जा सकता हूँ। राहुल थोड़ी देर वहीं पर रुक जाता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद राहुल बूढ़े व्यक्ति से बोलता है, ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। मेरी माँ मेरा घर पर इंतजार कर रही होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटा, अब तुम अपने घर जाओ। वैसे भी आज बहुत ज्यादा धूप है, इतनी धूप में बाहर रहना ठीक नहीं है। राहुल लकड़ियां लेकर घर लौट आता है। तभी वह देखता है कि उसके घर पर रीमा चाची आई हुई थी। अरे राहुल बेटा, मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है। मेरी मान तो एक बढ़िया सा काम देख ले बेटा, क्योंकि कोई भी बाप अपनी बेटी ऐसे लड़के को नहीं देगा जो मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन एक ऐसी बंजर जमीन पर जिसका कोई फायदा नहीं, जिसे कुछ कमाता ना हो, ऐसे लड़के को कोई अपनी बेटी नहीं देना चाहता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि तू कुछ अच्छा काम काज कर ले। ठीक है चाची, लेकिन अभी मैं शादी नहीं करूंगा। पहले कुछ कमाकर थोड़े पैसे जोड़ लूं, तब शादी करूंगा। ऐसे ही बोल देने से थोड़े हो जाएगी। शादी घर चलाने के लिए सिर्फ दुल्हन नहीं, रोटियां भी चाहिए, छत भी चाहिए। बेटा बात तो तेरी ठीक है, लेकिन उम्र भी तो निकलती जा रही है। तू क्या सारी जिंदगी कुंवारा ही रहेगा? कब तक उस बंजर जमीन पर फावड़ा चलाता रहेगा? राहुल, होना तो कुछ है नहीं उस जमीन में। तू फालतू की मेहनत करता है उस जमीन पर, और तेरी माँ कब तक खाना बनाएगी? तुम इन सब बातों को छोड़ो चाची, तब का तब देखेंगे। और तुम देखना, एक दिन यही मेरी जमीन पूरे गांव में सबसे ज्यादा उपजाऊ होगी। मैं इस जमीन पर सबसे ज्यादा खेती करूंगा। अच्छा चलती हूँ। इस मूर्ख को समझाना मतलब अपना सर पत्थर पर मारने जैसा है। ये ना तो शादी करेगा ना कुछ और काम। ये तो बस इसी जमीन पर फालतू की मेहनत करता रहेगा। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। राहुल, तू चुप नहीं रह सकता। थोड़ी देर पता नहीं उस जमीन से तुझे क्या मिलेगा। क्यों उसके पीछे पड़ा है? ले खाना खा ले और थोड़ा आराम कर ले। माँ, तुम बस बिना कुछ बोले शांति से खाना खाओ हमारे साथ। और बहुत सारी परेशानी है, और मैं शादी करके और अपनी परेशानियां बढ़ाना नहीं चाहता। लोगों का तो काम है कहना, लेकिन अपने घर की हालत तो हमें ही पता है। इसलिए लोगों को कहने दो, और हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, दूसरों की बातों पर नहीं। राहुल अपनी माँ के साथ बैठकर खाना खाने लगा। उसके चेहरे पर दिन भर की थकान जरूर थी, लेकिन माँ के साथ बैठकर 2 निवाले लेना मानो उसके लिए दिन की सबसे बड़ी राहत थी। इस बार राहुल ने अपने खेतों में धान लगाए थे। वह हर दिन अपने खेतों पर जाता, लेकिन उसके खेत सूखे ही पड़े थे। राहुल अपने खेत पर खड़ा होकर सोचता है, मुझे और मेहनत करनी चाहिए। शायद भगवान को मेरी मेहनत कभी ना कभी तो दिखाई देगी और उसका फल मुझे देगा। तभी उसके पास मोहन आता है और उससे कहता है, क्या हुआ राहुल भैया, जमीन सोना नहीं उगली क्या? लगता है इस बार भी आपकी जमीन बंजर ही रहेगी। इतना कहकर मोहन वहाँ से चला गया। राहुल का मन भर आया। गुस्से में वह कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह बहुत अंदर तक जंगल में चला गया। राहुल ने कुल्हाड़ी उठाई और गुस्से में लकड़ियां काटने लगा, मानो हर लकड़ी में वह अपने दुख और अपमान को काट रहा हो। राहुल ने जब लकड़ियां बांध ली और वापस जाने के लिए मुड़ा, तो उसे एहसास हुआ वह रास्ता भूल गया है। चारों ओर एक जैसे पेड़, एक जैसे रास्ते दिख रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाए। राहुल रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़ते जाता है और फिर रुककर सोचता है, मुझे लगता मैं गुस्से में रास्ता ही भूल गया। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? चारों ओर घना जंगल है, पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई हैं और जमीन पर सूखी पत्तियों की परत बिछी हुई है। हर मोड़, हर पेड़ एक जैसा लग रहा है। अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तभी सामने राहुल को एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। वह व्यक्ति वही होता है जिससे राहुल कुछ दिन पहले मिला था। राहुल उस व्यक्ति के पास जाता है और उससे पूछता है, अरे बाबा, आप यहाँ देखिए,
न मैं रास्ता भटक गया हूँ। सारे रास्ते एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। आप मुझे रास्ता बता देंगे क्या? हाँ बेटा, चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखा देता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतने घने जंगल में? बस बाबा, मैं अपने घर के लिए थोड़ी सी लकड़ियां लेने के लिए आया था यहाँ। लेकिन आप क्या कर रहे हैं इस जंगल में? बेटा, मेरा घर यहीं पास में है। मैं जवानी के दिनों से यहाँ लकड़ियां लेने आता रहा हूँ। अब बुढ़ापा आ गया है, शरीर भी साथ नहीं देता। मैंने अकेले अपनी बेटी का पालन पोषण किया। उसकी माँ तो बहुत पहले चली गई थी। मैंने उसे पढ़ाया लिखाया, लेकिन अब जब उसकी शादी की बात आती है तो कोई भी गरीब की बेटी से शादी नहीं करना चाहता बेटा। थोड़ी दूर चलने के बाद दोनों थक जाते हैं, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। राहुल एक पत्थर पर बैठा था। श्यामलाल भी पास ही थके हुए अंदाज में बैठा था। दोनों की आंखें किसी दूर के खालीपन में खोई थी। एक अपने बंजर खेत के दर्द में तो दूसरा अपनी बेटी के भविष्य की चिंता में। तभी श्यामलाल ने गहरी सांस लेकर चुप्पी तोड़ी और धीमे स्वर में कहा, बेटा, तुमसे मैंने इतने सवाल कर लिए, अपना दर्द भी कह दिया, पर तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। तुम करते क्या हो? बाबा, मेरा नाम राहुल है। मैं पास ही के गांव में रहता हूँ और मैं एक किसान हूँ। पर सच कहूं तो इस बार खेत में धान तो लगाया था, पर होगा कुछ भी नहीं। सबके खेत में फसल लह रही है, पर मेरी जमीन जैसे मुझसे रूठ गई हो, इसलिए मैं आज गुस्से में जंगल चला आया था लकड़ी काटने। सब ठीक हो जाएगा बेटा, तुम परेशान मत हो। बेटा, तुम मुझे बहुत मेहनती मालूम पड़ते हो। एक बात कहूं तुमसे? हाँ बाबा बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? मैं जानता हूं मैं बहुत गरीब हूं, कुछ नहीं दे सकता, पर तुम जैसे भले इंसान को देखकर दिल कहता है शायद मेरी बेटी का जीवन सुधर जाए। मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। पता नहीं कब यह शरीर साथ छोड़ दे बेटा, इसलिए पूछ रहा हूं। श्यामलाल की बात सुनकर राहुल जैसे एकदम सन्न रह गया। उसके चेहरे पर कई भाव एक साथ दौड़ने लगे, आश्चर्य, संकोच, घबराहट, जिम्मेदारी, और उसने हड़बड़ा कर कहा, नहीं बाबा, मेरा मतलब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो खुद अभी ये भी नहीं जानता कि अपने लिए भी कुछ कर पाऊंगा या नहीं। फसल भी नहीं हुई और कर्ज भी है मेरे ऊपर। मैं तो इतना भी नहीं कमाता कि किसी और को खुशी से रख सकूं। आपकी बेटी की किस्मत मुझसे बेहतर लड़के के साथ जुड़नी चाहिए, किसी ऐसे से जो उसे हर खुशी दे सके, न कि मेरे जैसे से जो अभी खुद ही संभलने की कोशिश कर रहा है। आप किसी अच्छे लड़के को देखिए बाबा, मैं सिर्फ एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी पति बनने के काबिल नहीं हूँ। बेटा, तुमसे अच्छा लड़का मुझे नहीं मिल सकता। तुम मुझे एक नेक दिल और मेहनती इंसान लगते हो। एक बार अपने दिल से बात करो और फिर मुझे अपना फैसला बताना। राहुल चुपचाप अपने घर आ जाता है और सोच में डूबा हुआ बैठा रहता है। तभी उसकी माँ उससे पूछती है, राहुल बेटा, क्या हुआ? किस सोच में डूबा हुआ है तू? कोई परेशानी है क्या बेटा? राहुल अपने दिल की सारी बात माँ को बताने लगता है। माँ, तुम ही बताओ, क्या मुझे उस लड़की से शादी कर लेनी चाहिए? हाँ बेटा, शादी तो एक न एक दिन होनी ही है, और अगर तू उस बुजुर्ग व्यक्ति की बेटी से शादी करता है तो इसमें कोई बुराई नहीं बल्कि भलाई ही है। अगर तू उस लड़की से शादी करता है तो उस बूढ़े बाप का सहारा बन जाएगा। आजकल के ज़माने में सब बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। अगर तू किसी के पिता को सहारा दे तो वह केवल शादी नहीं, एक नेक काम भी होगा। राहुल और उसकी माँ श्यामलाल की बेटी मोहिनी से मिलने जाते हैं। यह मुलाकात उनके जीवन का एक नया मोड़ बन जाती है। अरे राहुल बेटा, आओ आओ बहन जी, आप भी आइए, बैठिए। ये मेरी बेटी मोहिनी है। इसकी शादी आपके बेटे से होगी तो हमारे भाग ही खुल जाएंगे। हाँ जरूर, हमें भी आपकी बेटी अच्छी लगी। हम इस रिश्ते के लिए सहमत हैं। हमें भी अपने बेटे के लिए ऐसी ही बहू चाहिए। फिर राहुल और मोहिनी की सादगी भरी मगर सुंदर शादी हो जाती है। शादी के बाद राहुल और उसकी माँ मोहिनी को घर ले आते हैं। धीरे धीरे मोहिनी भी घर को संभाल लेती है।
कुछ दिन बाद राहुल फिर से अपने खेत की ओर जाता है, लेकिन जब वह खेत पहुंचता है तो उसका चेहरा धीरे धीरे उतरने लगता है। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। पड़ोसियों के खेत लहलहा रहे थे, कहीं गेहूं की बालियां झूम रही थीं, तो कहीं धान की हरियाली मुस्कुरा रही थी। मगर राहुल का खेत वहीं पुरानी सूखी मिट्टी दरारों से भरी, जमीन हवा भी जैसे चुप हो। वहां कोई हरियाली नहीं, कोई नमी नहीं, कोई जीवन नहीं। राहुल वहीं खेत में अकेला खड़ा था। तभी गांव का एक युवक उसके पास आता है। क्या हुआ राहुल भैया, अब तो इस जमीन को बख्श ही दीजिए। कितनी बार कोशिश कर ली आपने, अब तो भाभी भी आ गई हैं, अब तो कोई और काम ढूंढ लीजिए। देखिए सबके खेत लहलहा रहे हैं और एक आप हो, अब भी इस बंजर जमीन से उम्मीद लगाए बैठे हो। इतनी मेहनत करने के बाद भी जब कुछ ना मिले तो समझदारी इसी में है कि रास्ता बदल लो। राहुल चुपचाप खड़ा सब कुछ सुन रहा था। इतना कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है। दूसरी ओर राहुल की माँ मोहिनी से कहती है, मोहिनी बेटा, जरा देख तो दोपहर हो गई है और राहुल अभी तक खेत से नहीं लौटा। सुबह से गया हुआ है, कुछ खाया भी नहीं होगा उसने। तू खाना लेकर खेत पर ही चली जा, उसे खाना दे आ। धूप तेज है, कहीं भूखा प्यासा बैठा ना हो। ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, मैं अभी उनके लिए खाना लेकर जाती हूँ। राहुल खेत में परेशान खड़ा अपनी जमीन के बारे में सोच रहा था। तभी मोहिनी वहाँ खाना लेकर पहुँचती है। सुनिए जी, खाना ले आई हूँ, माँ ने भेजा है, बोली दोपहर हो गई है, अब तक राहुल लौटा नहीं, भूखा होगा, जाकर खाना दे आ। लीजिए, खाना खा लीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ। मोहिनी दिन रात एक कर दिए, मिट्टी को सींचा, बीज डाले, दुआ की, फिर भी नतीजा वही, सुनी जमीन, सूने सपने। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर क्या कमी रह गई मेरी मेहनत में। पड़ोस के खेत लहला रहे हैं, हर तरफ हरियाली है, और हमारे खेत बस बंजर जैसे कुछ उगने से ही इनकार कर रहे हों। पता नहीं क्यों हमारी फसल हो ही नहीं रही है। क्या इस जमीन ने हमसे मुंह मोड़ लिया है, या फिर हमारी किस्मत ही रूठ गई है। हर दिन उम्मीद लेकर आते हैं और हर शाम को खाली हाथ लौटते हैं। अब तो दिल टूटने लगा है। मोहिनी राहुल की बात सुनती है और खेत को आगे बढ़कर जैसे ही देखती है, उसके पैर खेतों में पड़ते हैं। राहुल को एक अजीब सा एहसास होता है, मानो बंजर जमीन में कोई हल्की सी हरियाली सरकने लगी हो, जैसे हवा में एक नई खुशबू घुल गई हो। और पल भर को वह सब भूल जाता है। परेशानियां, सूखी मिट्टी, अधूरे सपने उसे महसूस होता है। शायद यह वही कदम है जो इस जमीन को फिर से जिंदा कर सकते हैं। मोहिनी का आना सिर्फ खाना लाना नहीं था, वो अपने साथ एक उम्मीद लाई थी। राहुल मोहिनी से कहता है, चलो मोहिनी, घर चलते हैं, हम वहीं खाना खाएंगे माँ के साथ। मेरा यहाँ मन अजीब सा हो रहा है, हमें घर जाना चाहिए। इसके बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं। तीनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। अब राहुल भी जमीन से उम्मीद छोड़ देता है और जंगल से लकड़ियां काटकर अपने घर का गुजारा करता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह गांव का एक किसान राजू राहुल के घर पहुंचता है और राहुल से कहता है, राहुल भैया, मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है जिसे सुनकर आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे। क्या हुआ राजू, इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोल रहे हो? सब ठीक तो है ना? हाँ राहुल भाई, सब ठीक है, आप बस मेरे साथ चलिए, आपको कुछ दिखाना है, बहुत खास है। राहुल और सभी लोग राजू के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। गांव के रास्तों से होकर तेज धूप को पार करते हुए थोड़ी ही देर में वो राहुल के खेत के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही राहुल की नजर सामने के नजारे पर पड़ती है, वह वहीं देखता ही रह जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, सांसें थम जाती हैं। सामने का दृश्य एक चमत्कार से कम नहीं था। जिस जमीन ने बरसों तक एक पत्ता नहीं उगाया था, आज वहां नन्ही हरी कोपलें झांक रही थी, मिट्टी जैसे मुस्कुरा रही थी और हवा में ताजगी घुल गई थी। ये सब देखकर राहुल बहुत खुश हो जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, यह हमारी जमीन है, देखो ना, आखिर इसमें पौधे आ ही गए। अब ये बंजर नहीं रही, अब जिंदा हो गई है माँ। ये सब मोहिनी की वजह से हुआ है। उसी दिन जब उसके पैर इस जमीन पर पड़े थे, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ था,
जैसे मिट्टी ने किसी को अपना लिया हो, जैसे किसी ने इसे फिर से जगा दिया हो। और देखो माँ, आज उसी जमीन से पौधे निकल आए हैं। हाँ बेटा, आखिर तेरी दिन रात की मेहनत रंग ले ही आई। हाँ राहुल भाई, तुम्हारी मेहनत ने तो अपना रंग दिखा ही दिया। कुछ दिनों बाद वो जमीन जो कभी बंजर कहलाती थी, अब पूरे गांव में सबसे ज्यादा धान उगाने वाली जमीन बन जाती है। राहुल के खेत लहलहा उठते हैं। हरी भरी बालियों से भरे खेत हर कोने से जैसे कोई गीत गा रहे हो। मेहनत कभी खाली नहीं जाती। विश्वास अगर सच्चा हो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। गांव के लोग अब राहुल की मिसाल देने लगे। देखो कैसी जमीन थी राहुल की, कभी भी उस जमीन पर फसल नहीं हुई थी, और अब देखो सबसे ज्यादा धान उसी के खेत में है। दात देनी पड़ेगी राहुल की मेहनत को। उसने उस पर काम करना नहीं छोड़ा और अपनी मेहनत से उस जमीन को उपजाऊ बना दिया। अब राहुल अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगता है और अपने ससुर को भी अपने पास रखकर उनका भी सहारा बन जाता है, और सब एक साथ रहकर हंसी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल सेमी क्रिएशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।